नमस्कार साथियों। आज की जो आपकी क्लास होने वाली है वो राजस्थान जीके के राजस्थान कला संस्कृति, भूगोल और इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर होने वाली है, जो कि राजपीएससी द्वारा आयोजित सेकंड ग्रेड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जो कि विगत परीक्षाओं में आरपीएससी द्वारा पूछे गए हैं और जो वर्तमान में आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है उनमें आने के बहुत ही अधिक चांस हैं। तो आपसे आशा है आप वीडियो को पूरा देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण, जिसको पूर्व राजस्थान के नाम से जाना जाता है, उसमें शामिल रियासतों के संबंध में असुमेलित क्या है? तो देखते हैं, यहाँ पे हमें रियासतें दी गई है और उनके शासक दिए गए हैं। तो कोटा भीम सिंह बिल्कुल सही हो जाएगा। कोटा के शासक भीम सिंह है। बूंदी के शासक बहादुर सिंह, झालावाड़ के हरिश्चंद्र बहादुर और प्रतापगढ़ के उदयभान सिंह। तो साथियों ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये असुमेलित है। प्रतापगढ़ के शासक कौन थे? प्रतापगढ़ के शासक राम सिंह थे। कौन थे? राम सिंह थे। उदयभान सिंह नहीं। उदयभान सिंह कहाँ के शासक थे? धौलपुर के शासक थे। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो साथियों राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो साथियों कोटा के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे मेजर बर्टन। कौन थे? मेजर बर्टन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 1857 क्रांति के समय कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन थे। साथियों जो सावर्स थे, सावर्स कहाँ के थे? उदयपुर के या मेवाड़ के थे। और ईडन थे ये ईडन कहाँ के थे? ये जयपुर के थे। और जो बर्टन थे ये कहाँ के हो गए? ये कोटा के हो गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आहड़ सभ्यता के संदर्भ में सत्य है? तो कौन सा कथन ऐसा है जो आहड़ सभ्यता के संदर्भ में सही है? चलो देखते हैं। इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। यह एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ से लोहे के उपकरण बहुतायत में मिले हैं। तो साथियों ये जो ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ बनास संस्कृति भी इसको कहा जाता है, क्योंकि आहड़ सभ्यता बनास नदी के किनारे थी और इसी कारण से इसको बनास संस्कृति भी कहा जाता है। और ये एक ताम्र युगीन सभ्यता थी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आहड़ सभ्यता के संदर्भ में ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है क्योंकि ये बनास नदी के किनारे थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? साथियों जो बावड़ियों का शहर है, स्टेप ऑफ वेल्स के नाम से किसको जाना जाता है? बूंदी, अजमेर, जयपुर या जोधपुर? तो किस स्थिति को स्टेप वेल्स के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बूंदी हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रानी जी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है, रानी जी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है, तो वो भी बूंदी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बूंदी में स्थित है। अगला प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न, जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित तख्त विलास का निर्माण किसने करवाया? साथियों मेहरानगढ़ का किला जो कि जोधपुर में स्थित है, वहां पर स्थित तख्त विलास का निर्माण किसने करवाया, जो कि अपनी एक नक्काशी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध होता है? क्या? तख्त विलास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए तख्त सिंह। महाराजा तख्त सिंह ने तख्त विलास का निर्माण कराया। तख्त से तख्त याद कर लीजिए, तख्त तख्त सिंह ने करवाया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लोक देवता या मुख्य तीर्थ स्थल के रूप में सही सुमेलित है? चार ऑप्शन दिए हैं, चारों में से कौन सा एक ऐसा है जिसके युग्म सुमेलित है? तो देखते हैं। ऑप्शन ए पाबूजी, कोलूमंड, हड़बूजी, बैंटी, मेहाजी, बापणी या फिर उपयुक्त सभी। तो साथियों बाबूजी कोलूमंड से बिल्कुल सही, हड़बू जी का बैंकटी बिल्कुल सही हो जाएगा और मेहा जी का बापड़ी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, राजस्थान की जलवायु के संबंध में कोपेन का BSHW प्रकार कहाँ पर पाया जाता है? साथियों BSHW प्रकार कहाँ पर पाया जाता है? तो ये अरावली के पश्चिम में अर्ध शुष्क प्रदेश में ये पाया जाता है। तो साथियों कहाँ पर पाया जाता है? पश्चिम में अर्ध शुष्क प्रदेश में ये पाया जाता है। सांबर झील में गिरने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं? साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। सांबर में गिरने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? तो सांबर में गिरने वाली नदियों में क्रमश से
मेरठा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मेरठा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के किन जिलों में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है? साथियों, ऐसे कौन कौन से जिले हैं जिनमें लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है? तो साथियों, ये मुख्य रूप से लाल दोमट जो मिट्टी है, ये दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। तो अब हम देखते हैं हमारे दक्षिणी राजस्थान के जिले कौन कौन से हो गए। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर। तो साथियों, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर प्रश्न में प्रतापगढ़ भी होता तो प्रतापगढ़ भी बिल्कुल सही होता। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ आदि जिलों में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अरावली पर्वतमाला की प्रमुख चोटियों का ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम। साथियों, यहाँ पे अवरोही क्रम पूछा है चोटियों का, अरावली की प्रमुख चोटियों का। तो साथियों, अरावली की जो प्रमुख चोटियां हैं, इनका अवरोही क्रम के अनुसार जो सही हो जाएंगी, देखते हैं। ऑप्शन ए गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा या जरगा। ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा, गुरु शिखर 1722 मीटर। इसके बाद शेर हो जाएगी 1597, कितनी? 1597। देलवाड़ा की जो ऊंचाई हो जाएगी 1422 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 1442, सॉरी 1442 हो जाएगी। और जरगा की हो जाएगी 1431, कितनी हो जाएगी? 1431। तो गुरु शिखर 1722, शेर 1597, देलवाड़ा 1442 और जरगा 1431। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थानी भाषा के साहित्य में बेली कृष्ण रुक्मणी री के रचयिता कौन है? तो साथियों, बेली कृष्ण रुक्मणी री के रचयिता हो जाएंगे पृथ्वीराज राठौड़, जिन्हें पीथल भी कहा जाता है। कौन हो जाएंगे? पृथ्वीराज राठौड़, जिन्हें पीथल के नाम की संज्ञा दी गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? साथियों, जो मारवाड़ के राठौड़ वंश था, उसका संस्थापक कौन था? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए राव सिंह थे मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक। और इन्होंने लगभग 1240 ईस्वी में, कब? 1240 ईस्वी में राव सिंह ने मारवाड़ में राठौड़ वंश की नींव रखी। कब रखी? 1240 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में बदली क्या है? साथियों, बदली राजस्थान में किस चीज का एक प्रकार है या फिर एक क्या है? तो साथियों, बदली एक प्रकार का दुधवा जो पशु होते हैं, उनके लिए विशेष चारे का जो स्थान होता है, उसको बदली कहते हैं। जो दुधारू पशु हैं, उनके लिए चारे का एक विशेष स्थान क्या कहलाता है? बदली कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस दुर्ग को दक्कन की चाबी कहा जाता है? साथियों, दक्कन की चाबी किस दुर्ग को कहा जाता है? तो दक्कन की दुर्ग असीरगढ़ किले को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दक्कन की चाबी? असीरगढ़ किले को दक्कन की चाबी कहा जाता है। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। दक्कन की चाबी किसको कहा जाता है? असीरगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भीलवाड़ा में 1944 में किसने महिला आश्रम की स्थापना की? साथियों, प्रश्न इंपॉर्टेंट ये भी हो जाएगा कि महिला आश्रम की स्थापना कब हुई? 1944 में हुई। कहाँ पे हुई? भीलवाड़ा में हुई। किसकी? महिला आश्रम की स्थापना। एवं इसके संस्थापक कौन थे? तो साथियों, जो भीलवाड़ा में 1944 में महिला आश्रम था, इसकी जो स्थापना की थी, वो नारायणी देवी वर्मा ने की थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, नारायणी देवी वर्मा ने भीलवाड़ा में 1944 में महिला आश्रम की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का वह जिला जो अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय सीमाएं दोनों बनाता है। साथियों, ऐसा कौन सा जिला है जो अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन हो जाएंगे श्रीगंगानगर और बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर और धौलपुर और भरतपुर। तो साथियों, ऑप्शन डी भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाड़मेर और जैसलमेर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय सीमाएं दोनों बनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बनास बेसिन का मुख्य विस्तार किस जिले में है? साथियों, जो बनास का जो बेसिन है, इसका मुख्य विस्तार पूछा जाए कि ये किस जिले में है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए टोंक। क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन ए टोंक हो जाएगा। अगर यहाँ पे टोंक के साथ सवाई माधोपुर भी दिया होता तो भी सही हो जाता, क्योंकि इसका सर्वाधिक विस्तार टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए कामधेनु योजना का संबंध किससे है? साथियों, जो कामधेनु योजना
राजस्थान में जो चलाई जा रही है ताकि मरुस्थलीकरण को रोका जा सके, इसका संबंध किससे है? तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पशुपालन विकास से। साथियों किससे हो जाएगा? पशुपालन विकास से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के किस संप्रदाय के अनुयायी अग्नि नृत्य करते हैं? तो साथियों अग्नि नृत्य किस संप्रदाय के द्वारा किया जाता है? ये जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ पे किया जाता है? बीकानेर में किया जाता है और फतेह फतेह के घोष के साथ किया जाता है। फतेह फतेह के घोष के साथ कौन सा नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के किस लोक वाद्य को जूझ हार्प भी कहा जाता है? साथियों ऐसा कौन सा लोक वाद्य यंत्र है जिसको जूझ हार्प भी कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा जूझ हार्प मोरचंग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मोरचंग को कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये एक छोटा धातु का वाद्य यंत्र होता है जिसको मुंह में रखकर बजाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में 1576 में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया? साथियों जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था ये 1576 में हुआ था और इसमें जो मुगल सेना का नेतृत्व है वो किसने किया? तो साथियों इसमें मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया था। किसने किया था साथियों? मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा कब हुआ? साथियों जो चित्तौड़गढ़ में कितने शाखे हुए थे? 3 शाखे हुए थे और तीसरा शाखा कब हुआ? तो तीसरा शाखा चित्तौड़गढ़ में साथियों 1567 से 1568 के मध्य हुआ। कब हुआ? 1567 से 1568 और ये शाखा अकबर के आक्रमण के समय हुआ जिसमें उदय सिंह ने गोगुंदा से मोर्चा संभाला था। किसने संभाला था गोगुंदा से मोर्चा? उदय सिंह ने संभाला था और अकबर के समय यह आक्रमण हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में सती प्रथा पर कानूनी रोक सर्वप्रथम किस रियासत ने लगाई? साथियों जो सती प्रथा है इस पर कानूनी रूप से रोक किस रियासत ने लगाई थी? सर्वप्रथम। तो साथियों इस पर जो रोक लगाने वाली जो रियासत थी वो हो जाएगी बूंदी रियासत। कौन सी? बूंदी रियासत। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1822 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। कब किया? 1822 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महाराजा गंगा सिंह ने किस वर्ष गंग नहर का उद्घाटन किया? साथियों महाराजा जो गंगा सिंह है इन्होंने कब गंग नहर का उद्घाटन किया था? तो साथियों महाराजा गंगा सिंह ने 1927 में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। गंग नहर का उद्घाटन किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किस शासक का माना जाता है? साथियों जो जयपुर चित्रकला शैली है इसका जो स्वर्ण काल किस शासक के काल को माना जाता है? तो साथियों सवाई प्रताप सिंह। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्हीं के शासन को चित्रकला शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। और ये भी पूछ ले जाए कि हवा महल के निर्माता कौन थे? तो हवा महल के निर्माता भी कौन थे? सवाई प्रताप सिंह। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में कनफटे जोगियों द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? साथियों कनफटे जोगियों द्वारा जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है उस वाद्य यंत्र को पुंगी कहते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। पुंगी वाद्य यंत्र कनफटे जोगियों द्वारा बजाया जाता है और ये किस संप्रदाय के होते हैं? ये नाथ संप्रदाय के होते हैं। कौन से संप्रदाय से संबंधित होते हैं? नाथ संप्रदाय से संबंधित होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का साक्षरता में प्रथम जिला कौन सा है? साथियों राजस्थान का साक्षरता में अगर प्रथम जिला पूछ लिया जाए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार तो साक्षरता में प्रथम जिला कोटा हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा है साक्षरता में प्रथम जिला? कोटा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में हस्तशिल्प कागज उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? साथियों अगर हस्तशिल्प कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला पूछा जाए तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सांगानेर जो कि जयपुर में स्थित है। हस्तशिल्प कागज उद्योग के लिए सांगानेर जयपुर प्रसिद्ध है और सांगानेर का हस्त निर्मित कागज देश विदेश में बहुत ही प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान की कौन सी नदी उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ियों से निकलती है? साथियों कौन सी ऐसी नदी है जो उदयपुर की गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेड़च हो जाएगा। बेड़च नदी उदयपुर के गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में जनसंख्या घनत्व किस जिले का न्यूनतम है? साथियों न्यूनतम जनसंख्या घनत्व हमसे पूछा गया है तो इस प्रश्न का राइट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए जैसलमेर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? जैसलमेर जिले का है। वहीं अगर अधिकतम जनसंख्या घनत्व पूछ लिया जाए तो किस जिले का है? जयपुर जिले का अधिकतम जनसंख्या घनत्व है। और जयपुर के बाद अगर पूछा जाए कि दूसरे स्थान पे कौन सा है
तो भरतपुर इसका उत्तर आएगा। सबसे अधिक जयपुर का और सेकंड नंबर पे भरतपुर का, और न्यूनतम की बात करें तो जैसलमेर हो जाएगा। अगर पूछ ले जाए कि जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, कितने 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व है। अगला प्रश्न देखते हैं, बगरू की छपाई किस राज्य की प्रसिद्ध है? तो साथियों बगरू की छपाई हमारे राजस्थान की प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बगरू प्रिंट अर्थात वनस्पति के रंगों का प्रयोग जयपुर की ये प्रसिद्ध कला है और राजस्थान की बहुत ही विशिष्ट पहचान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? साथियों विजय स्तंभ है, इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप और महाराणा उदय सिंह। तो साथियों जो विजय स्तंभ है इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। कब करवाया? 1448 ईस्वी में करवाया। कब करवाया? 1448 ईस्वी में करवाया। और कुंभा ने जो मालवा में विजय प्राप्त की थी, कहाँ पे? मालवा विजय के उपलक्ष्य में 1448 में विजय स्तंभ का निर्माण कराया जाता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम जिसको डीपीएपी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? डीपीए, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो साथियों सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम 1974-75, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 1974-75 में केंद्र की सहायता से ये शुरू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थानी लोकगीतों में पनिहारी गीत कब गाया जाता है? साथियों जो पनिहारी गीत है ये कब गाया जाता है? ये पानी भरते समय महिलाओं के द्वारा गाया जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पनिहारी गीत पानी भरते समय गाया जाता है। अगला प्रश्न, अरावली का कौन सा हिस्सा सर्वाधिक ऊंचा है? साथियों अरावली का कौन सा हिस्सा ऐसा है जो सर्वाधिक ऊंचा है? दक्षिणी, मध्य, उत्तरी या पश्चिमी? तो साथियों अरावली का जो दक्षिणी हिस्सा है, कौन सा? दक्षिणी हिस्सा, जिसमें सिरोही व उदयपुर जिले आते हैं। कौन से? सिरोही व उदयपुर जिले आते हैं। यही सबसे ऊंचा हिस्सा अरावली का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? साथियों राजस्थान में मेवाड़ का जो भीष्म पिता है ये किसको कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कुंवर चुंडा को। किनको कहा जाता है मेवाड़ का भीष्म पिता? कुंवर चुंडा को कहा जाता है। और ये राणा लाखा के पुत्र थे। किनके पुत्र थे? राणा लाखा के पुत्र थे। और इन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वे राज सिंहासन का त्याग करेंगे, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? कुंवर चुंडा कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों वहीं आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। किसको? बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र प्राचीन काल में क्या कहलाता था? साथियों डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र प्राचीन काल में बागड़ कहलाता था। क्या कहलाता था? डूंगरपुर और बांसवाड़ा का प्राचीन क्षेत्र क्षेत्र प्राचीन काल में बागड़ कहलाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान की अंतःप्रवाही नदी कौन सी है? साथियों अगर राजस्थान की अंतःप्रवाही नदी पूछी जाए और ऑप्शन देखते हैं घग्गर, लूनी, चंबल, बनास, तो ऑप्शन ए घग्गर बिल्कुल सही हो जाएगा। घग्गर राजस्थान की अंतःप्रवाही नदी हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? साथियों राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री पूछे जाएं तो टीकाराम पालीवाल, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि 1952 में निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। कैसे निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे? तो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे, जो कि 1952 में बने थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रणकपुर के जैन मंदिरों का शिल्पी कौन था? साथियों जो रणकपुर में जैन मंदिर है इनका शिल्पी कौन था? तो साथियों रणकपुर के जैन मंदिरों का शिल्पी देपाक हो जाएगा। कौन हो जाएगा शिल्पी? देपाक था। रणकपुर के जो चौमुखा जैन मंदिर है इनका निर्माण महाराणा कुंभा के काल में हुआ था। किनके काल में हुआ था? महाराणा कुंभा के काल में हुआ था और शिल्पी देपाक के निर्देशन में हुआ था। यहीं पे वीडियो समाप्त होती है। आपसे आशा है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि आगे भी आपको इसी प्रकार की वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।